नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास डकैती तेरे नाम की पार्ट 6। रात को 2 बजे रूपा ईरानी होटल पहुंची। इस 7 सितारा होटल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर वो होटल था जहां प्रोग्राम के आयोजकों ने उसके ठहरने का इंतजाम कर रखा था। वहां 6 अन्य मॉडल्स और भी ठहरी थी। वैन उन्हें वहां छोड़ गई थी। सब थकी सी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गई थी। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक की लगातार कसरत से रूपा ईरानी पर थकान पूरी तरह हावी हो जाती थी। शाम को उसे परेशानी तो तब होती जब डोज लेने का समय हो जाता, परंतु प्रोग्राम के चालू रहते किसी तरह वो खुद पर काबू पाए रहती। इस शो की उसे मोटी रकम मिल रही थी, लेकिन एग्रीमेंट में था कि अगर वो प्रोग्राम के 10 दिन में से कोई भी एक दिन व्यक्तिगत परेशानी से प्रोग्राम न कर पाई तो उसे मेहनताने से डबल हर्जाना देना होगा। रूपा ईरानी को पूरा एहसास था कि डोज लेने जैसी गड़बड़ की तो उसे तगड़ा नुकसान होगा। अलबत्ता भविष्य में होने वाले बड़े प्रोग्रामों से हाथ धोना पड़ेगा। अब वो बेचैन थी कि जल्द से जल्द होटल के कमरे में पहुंचकर स्मैक की डोज ले। इस वक्त उसने घुटनों तक लंबी स्कर्ट और पारदर्शी कपड़े की शर्ट पहनी हुई थी। शरीर का आधा हिस्सा तो स्पष्ट नुमाया हो ही रहा था। तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा बंद किया। 0 वॉट का बल्ब पहले से ही रोशन था। उसने तीव्र रोशनी ऑन की और सैंडल उतारकर एक तरफ फेंके। आनन फानन स्कर्ट और कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दी। उसकी लंबी टांगे जैसे शीशे की भांति चमक रही थी। कोई दूसरा देखता तो अवश्य उसके दिल की धड़कनें थम जाती, परंतु परवेश गोदरा के लिए नजारा नया नहीं था। इस पर भी उसकी धड़कनों में कुछ तेजी आ गई थी। रूपा ईरानी तेजी से आगे बढ़ी और बेडरूम में प्रवेश कर गई। वार्डरोब खोला तो भीतर सूटकेस और एयर बैग नजर आया। उसने हड़बड़ाए अंदाज में सूटकेस खोला और कपड़ों में छिपा रखा पैकेट निकालने लगी। बिना डोज के अब उसे और सहन नहीं हो रहा था। अपनी हालत को वो खराब होती महसूस कर रही थी। 2 पलों में ही एक एक करके सूटकेस के सारे कपड़े उसने नीचे गिरा दिए, परंतु पैकेट वहां नहीं था। कहाँ गया? यहीं तो रखा था। उसने नीचे गिरे कपड़ों को चेक किया कि कहीं पैकेट उसमें फंसा हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। वे बदहवास सी नजर आने लगी। चेहरा सुर्ख सा होने लगा। पास पड़ी बैग को पकड़ा, जल्दी से उसे खोला और उल्टा करके सारा सामान वापस गिरा दिया। शायद उसमें पैकेट रख दिया हो। उसमें भी नहीं था। कहाँ गया? यहीं तो रखा था सूटकेस में। रूपा ईरानी की आंखों में अजीब सी चमक कौंधने लगी। रह रहकर अजीब सा कंपन उभर रहा था मस्तिष्क में। स्मैक ना मिली तो पागल हो जाएगी। यहाँ किसको कहे स्मैक के लिए? उसे सख्त जरूरत थी, बेहद सख्त जरूरत थी। ओह, कहाँ गया उसकी स्मैक का पैकेट? यहीं तो रखा था। भला कहाँ जा सकता है? वो पुनः बिखरे कपड़े और बिखरे सामान में हाथ मारने लगी। यहीं तो होना चाहिए। उत्तेजना और घबराहट के कारण उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। स्मैक की डोज न मिली तो कहीं की नहीं रहेगी। नींद नहीं ले पाएगी, कल का शो भी नहीं कर पाएगी। उसके लिए चलना, काम करना असंभव हो जाएगा। इन सोचों के साथ ही उसका शरीर शिथिल होने लगा। एकाएक वो खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगी थी। लोग उसके सामने पलके बिछाए रहते थे और नशे ने क्या हालत कर दी थी उसकी। इस हकीकत के बारे में लोग जान गए तो उसे पसंद करना छोड़ देंगे। लेकिन स्मैक कहाँ गई? वो पैकेट? बिखरे सामान के पास नीचे बैठ गई और पागलों की तरह सामान को इधर उधर फेंकने लगी। उसे मालूम हो चुका था कि स्मैक का पैकेट यहाँ नहीं है। फिर भी वो खुद को धोखा देते हुए उस पैकेट की तलाश कर रही थी और सोच रही थी कि इंतजाम करने के बारे में किसी से कहेगी तो खामखा बदनाम होगी, परंतु स्मैक के बिना तो रह नहीं सकती। आखिर करे तो क्या करे? स्मैक ढूंढ रही हो? इस आवाज पर रूपा ईरानी चौंक कर उछली। नजरें बेडरूम के दरवाजे की तरफ गई। परवेश गोदरा वहां खड़ा गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। उसके हाथ में वो पैकेट था जिसमें इस वक्त रूपा ईरानी की जान बसी हुई थी, यानी कि स्मैक का पैकेट। उस पैकेट पर निगाह पड़ते ही उसके होठ कांपे, आंखों में चमक आ गई। प्लीज परवेश, पैकेट मुझे दे दो। मुझे?
परवेश गोत्रा ने होठ भींचे पैकेट रूपा ईरानी की तरफ फेंका और वहां से हटकर वापस छोटे से ड्राइंग रूम में आ गया। जब वो भीतर आई तब खिड़की के लंबे पर्दे के पीछे छिपा था गोत्रा। वो जानता था कि वापस आते ही रूपा ईरानी स्मैक की डोज लेगी, तभी तो उसने तलाश करके वो पैकेट अपने पास रख लिया था। 15 मिनट बाद रूपा ईरानी ने वहां कदम रखा। उसकी चाल में नशे से भरी लड़खड़ाहट थी। दो छोटे छोटे कपड़ों में उसका शरीर लाजवाब लग रहा था। उसकी आंखों में नशे के लाल डोरे तैर रहे थे। चेहरे पर सुर्खी से भरी मस्ती थी। वो तगड़ी डोज लेकर आई थी। सिर से पांव तक वो इस बात की गवाह थी। उसके बहकते कदम बहुत भले लग रहे थे। खूबसूरती और बहकने में सदियों पुराना संबंध था। परवेश गोत्रा की तीखी निगाह उसके चेहरे पर थी। एक बार भी उसके शरीर पर नजर नहीं मारी थी। वो मस्ती भरी चाल में आगे आई और सोफा चेयर पर धंस गई। कब आए? रूपा ईरानी के होठों से मस्ती भरा स्वर निकला। 2 घंटे हो गए। भीतर कैसे आए? वेटर से 500 का नोट देकर दरवाजा खुलवा लिया था और भीतर आने पर उसने दरवाजा पहले की तरह बाहर से बंद कर दिया और चाबी वापस कीबोर्ड पर लटका दी। परवेश गोत्रा ने तीखे स्वर में कहा, तुम जब स्मैक का पैकेट ढूंढ रही थी, जानती हो कैसी लग रही थी? कैसी? कुतिया लग रही थी। परवेश गोत्रा की आवाज में नफरत के भाव आ गए। ऐसी कुतिया जो उस वक्त स्मैक पाने के लिए दुनिया का हर काम करने को तैयार हो। स्मैक के बदले उस वक्त तुम हर काम करने को तैयार हो जाती। एक तो क्या, 20-20 आदमियों को भी तब बर्दाश्त कर लेती। रूपा ईरानी की नशे भरी निगाह परवेश गोत्रा के चेहरे पर जा टिकी। तुम कहती हो कि तुमसे हर कोई शादी करना चाहता है। जरूर करना चाहता होगा। यूं समझो कि जो तुमसे शादी करने के सपने देखता है वो तुम्हारी इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। जब दुनिया को तुम्हारी हकीकत की जानकारी हो जाएगी कि तुम नंबरी नशेड़ी हो, तो तब तुम्हारी तरफ शादी के लिए नहीं, तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए हाथ बढ़ेंगे। कुछ देर पहले तुम्हारी जो हालत थी उसे देखकर तो मुझे अपने पर शर्म आ रही है कि किसे मैंने अपना दोस्त बना रखा है। रूपा ईरानी देखती रही परवेश गोत्रा को। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कभी ये सोचा है कि मैं तुमसे शादी करने को क्यों तैयार नहीं हूं? रूपा ईरानी चुप, क्योंकि नशेबाजों को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी औकात क्या होती है। नशा करने वाला बेशक कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, एक दिन ऐसा भी आता है कि जब इन्हें नशा नहीं मिल पाता तो ये नशा पाने के लिए हर बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ देर पहले तुमने अपनी हालत तो देखी ही होगी। तब चुटकी भर स्मैक पाने के लिए अगर तुम्हें कपड़े उतार कर होटल का चक्कर भी लगाना पड़ता तो तुम ऐसा कर देती। समझी? ये होती है नशेड़ियों की असली जिंदगी। नशा करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करता। अपने नशे की आदत की वजह से शादी के बाद तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दो, ये मुझे पसंद नहीं। इससे तो बेहतर है कि मैं शादी ना करूं या किसी दूसरी से कर लूं, लेकिन तुमसे नहीं कर सकता। परवेश गोत्रा की आवाज में कूट कूट कर गुस्सा भरा पड़ा था। रूपा ईरानी की आंखों में पानी चमक उठा। तुम कहती हो बहुत पैसा है तुम्हारे पास, ऊटी में जो शानदार बंगला बनाकर देगा उसके साथ शादी करोगी, लेकिन हकीकत में तुम्हारी औकात झोपड़े में रहने लायक भी नहीं है। तुम किसी काबिल नहीं हो। लोग तुम्हारे पीछे भागते होंगे, लेकिन तुम नशे के पीछे। एक बार का नशा न मिले तो तुम कुतिया बनकर उसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाओगी। आंखों से पानी निकलकर गालों तक लुढ़क आया था रूपा ईरानी के। वो स्थिर सी बैठी परवेश गोत्रा के गुस्से से भरे चेहरे को देखे जा रही थी। फिर उसने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को हथेली से साफ किया। वो पूरी तरह नशे में थी, लेकिन होशो हवास में भी थी। मुझसे शादी करोगे परवेश? रूपा ईरानी के स्वर में कंपन था। शादी? परवेश गोत्रा ने नफरत भरे स्वर में कहा। मैं तो अब तुमसे मिलना भी बंद कर दूंगा। मशहूर मॉडल हो तुम, बहुत खूबसूरत हो, हजारों लाखों तुम्हारे चाहने वाले हैं। उनसे शादी करो, उन्हें अपने पास बिठाओ। वो तुम्हें स्मैक भी लाकर देंगे और तुम्हारे साथ खुद भी स्मैक लेंगे। मैं नशा करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हाँ, नशा करना छोड़ दूं तो शादी करोगे मुझसे?
रूपा ईरानी की आवाज में सच भरा हुआ था। परवेश गोद्रा ने उसकी आंखों में झांका। तुम कभी भी नशा नहीं छोड़ सकती। छोड़ दूंगी। मुझसे शादी कर लो। मुझसे बढ़िया मिल जाएंगे तुम्हें तो। मुझे बढ़िया नहीं, तुमसे शादी करनी है। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी अच्छी बीतेगी। तुम्हारे मेरे विचार मिलते हैं। इस बारे में सोचा है मैंने कि शादी सफल रहेगी। रूपा ईरानी ने नशे भरे गंभीर स्वर में कहा। तुम मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं हो। बोला तो नशा छोड़ दूंगी। मैं झूठ नहीं बोलती। शादी कर लो मुझसे। अकेलेपन का एहसास मुझे नशे की तरफ भगाता है। 16 साल की उम्र में मैं बिना माँ बाप की हो गई थी। तब से लेकर अब तक की भागदौड़ से मैं थक गई हूँ। जो भी मिला झूठा इंसान ही मिला, सच्चा नहीं मिला। नशा मिला तो वो ही अपना लगा। फिर तुम मिले, कई बार आजमाया। तुम खरे उतरे, मुझे हर बार पसंद आए, वरना मैं शादी के लिए कभी ना कहती। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मेरे बारे में सोचो कि क्या मुझे तुम जैसी स्मैकी से शादी करनी चाहिए। परवेश गोत्रा ने एक एक शब्द चबाकर उखड़े स्वर में कहा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम सहारा दोगे तो मैं नशा छोड़ दूंगी। पहले नशा छोड़ो, फिर मेरा सहारा लेना। नशा करने वालों पर मैं भरोसा नहीं करता। रूपा ईरानी परवेश गोद्रा को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि नशा छोड़ सकूं। कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। खुद को मैं तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। जैसे मेरी नशे की आदत छूट सकती है, छुड़वा दो। जो कहोगे मैं वो ही करूंगी। जहां मेरा इलाज करवाओगे मैं करवाऊंगी। सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। परवेश गोत्रा रूपा ईरानी के नशे में भरे सुर्ख गंभीर चेहरे को देखता रहा। जब तक तुम्हारी दिल से इच्छा न हो नशा छोड़ने की, तब तक नशा नहीं छूटेगा। परवेश गोत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी इच्छा है, लेकिन कोशिश तुम्हें करनी है। तुम्हें मेरी सहायता करनी है। इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा नशा पूरी तरह नहीं छूट जाता, तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा। मत करो। लेकिन आज की बात से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि देर सवेर में हमने ही शादी करनी है। मेरे नशा छूटने की देर है। तुम तब तक मुझे अपनी पत्नी बेशक न मानो, लेकिन मैं तुम्हें आज से, अभी से अपना पति मान रही हूँ। फेरों की रस्म जब भी तुम चाहोगे पूरी कर लेना। मैं खुद को अब तुम्हारी ब्याहता समझूंगी। परवेश गोत्रा रूपा ईरानी को देखता रहा। परवेश गोत्रा गहरी सांस लेकर रह गया। आज तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मर्द तुम ही हो। शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें पति माना है, और पत्नी को अपना पति सबसे अच्छा लगता है। कहते हुए छोटी सी मुस्कान उभरी रूपा ईरानी के चेहरे पर। जब फेरे हो जाएंगे तो तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करोगे। परवेश गोत्रा ने पहलू बदला, खामोश रहा। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। रूपा ईरानी जैसे इस फैसले के बाद खुद को हल्की महसूस कर रही थी। शायद आज ये सब होना था, इसी कारण तुम मेरे पास आ पहुंचे। गोत्रा ने रूपा ईरानी की आंखों में झांका। मैं तुम्हारे पास और किसी बात के लिए आया था। परवेश गोत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारी डकैती का क्या हाल है? उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। रूपा ईरानी की आंखें परवेश गोत्रा के चेहरे पर जा टिकी। डकैती के सिलसिले में मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि देवराज चौहान मुझसे मिला था। उसे तुम्हारी मेरी पहचान के बारे में मालूम है। वो डकैती के काम में मेरी सहायता चाहता था। मैंने मना कर दिया। मैं इसी वास्ते तुम्हारे पास आया हूँ। परवेश गोत्रा के चेहरे पर बेचैनी झलकी। रूपा ईरानी ने अपने नशे से भरे चेहरे पर हाथ फेरा और सिर हिलाकर कह उठी। अब तो मैं तुम्हारी हकदार हूँ। तुम्हें पति मान चुकी हूँ। ऐसे में तुम्हें अच्छा बुरा हक से समझा सकती हूँ। तुम्हें ये कह सकती हूँ कि गलत काम कर रहे हो, अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबोगे। जिस तरह तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं ड्रग्स लूं, उसी तरह मुझे भी ये पसंद नहीं कि तुम डकैती जैसा खतरनाक काम करो। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। परवेश गोत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। हट सकते हो। उनका करोड़ रुपया वापस दो और पागलों वाली बात मत करो। परवेश गोत्रा के होठों से निकला।
मैं उनके कामों से वाकिफ हो चुका हूँ। ऐसे में वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो पाता। वो मुझे हर पल नजरों के सामने रखेंगे कि कहीं डकैती की बात मेरे मुंह से निकलकर दूसरे के कानों तक न पहुंच जाए। मत भूलो वो डकैती किंग देवराज चौहान है। उसके सामने चालाकी दिखाना गलत होगा। मैं तो शुरू से ही समझता रहा। उन लोगों ने मेरे दबाव के कारण मुझे साथ लिया और करोड़ रुपया मुझे दे दिया। लेकिन अब ये बात महसूस कर चुका हूँ कि उन्होंने शुरू से ही जो किया अपनी योजना के हिसाब से किया। वो नहीं, मैं उनके पास फंस चुका हूँ। तुम्हारे पास निकल चलने का खूबसूरत मौका है इस वक्त। इस वक्त? हाँ, यहाँ से तुम खामोशी से निकल सकते हो। मेरा साथी शर्मा उनके होटल में है और मेरे साथ उनका साथी सोहन लाल आया है जो होटल के लॉबी में है। हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारे कमरे के बाहर ही खड़ा हो। सोहन लाल? हाँ, आया था मेरे पास देवराज चौहान के साथ। क्या बात की तब तुमसे? रूपा ईरानी ने सारी बात बताई। तब सब कुछ बताकर रूपा ईरानी ने लंबी सांस ली। देवराज चौहान ने स्पष्ट महसूस कर लिया था कि उसके बारे में जानकर डर गई हूँ। वो मुझे काम के लिए कहता तो मैंने इनकार नहीं करना था। ये बात देवराज चौहान ने भी महसूस कर ली थी, परंतु देवराज चौहान ने मुझसे नहीं कहा और सोहन लाल के साथ बाहर निकल गया। उसे देखते सोच भरे स्वर में परवेश गोदरा ने कहा, तुमने उन्हें कहा था कि तुम ये काम नहीं करोगी, डकैती भी उनका साथ नहीं दोगी? हाँ, कहा था, लेकिन ड्रग की डोज लेने के बाद मुझ में जाने कैसे हिम्मत आ गई और मैंने उन्हें मना कर दिया। तुम्हारे इनकार की वजह से वो नहीं गए। वो ही तो मैं कह रही हूँ कि देवराज चौहान समझ गया था कि उनके एक बार कहने पर मैं उसकी बात मान जाऊंगी, लेकिन उसने नहीं कहा और चला गया। रूपा ईरानी ने लंबी गहरी सांस ली। इससे तो यही बात समझ में आती है कि तुम्हारे मुंह से निकले इनकार के बाद देवराज चौहान जबरदस्ती तुमसे काम नहीं लेना चाहता होगा, और तब उसके पास मैं भी था। मेरे द्वारा वो तुमसे काम ले सकता है, इसलिए उसने अपना जाल मुझ पर कसा। तभी तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मेहरबानी हो देवराज चौहान की, भगवान उसी सफलता दे। रूपा ईरानी मुस्कुराकर कह उठी, आज का वक्त तो बहुत शुभ है। अगर आज हमारी ऐसी मुलाकात न होती तो हम भी नया रिश्ता कभी भी कायम न हो पाता। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मान पाती और तुम भी मन से मुझे अपनी पत्नी मान चुके हो। जल्दी ही मैं नशा छोड़कर तुम्हारे मुंह से ये बात सुनूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रूपा, इस वक्त तुम्हें हालात की गंभीरता समझनी चाहिए। परवेश गोदरा गंभीर स्वर में बोला। रूपा ईरानी उसे देखने लगी। क्या हुआ? डकैती जैसा काम मुझे पसंद नहीं। तुम इस काम में पहले से ही हाथ डाल चुके हो, इसलिए पीछे हटने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डाल सकती। ये तो स्पष्ट है कि भविष्य में तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं मत करने देना, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। तुम्हारी सहायता करनी होती तो मुझे ऐतराज नहीं था। तुम्हारे द्वारा मुझे देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर की सहायता करनी पड़ेगी, और डकैती जैसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। रूपा ईरानी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी नशे की आदत पसंद नहीं है, फिर भी मैंने तुम पर विश्वास कर लिया कि तुम नशा छोड़ दोगी, और मैंने तुम्हें पति कहने का अधिकार दे दिया। इसी तरह तुम भी मेरा साथ दे दो। मेरी इस बात पर विश्वास करके मैं फिर कभी ऐसे गलत काम में हाथ नहीं डालूंगा। तुम जो करोगी मेरे लिए करोगी। परवेश गोदरा ने गंभीर स्वर में कहते हुए सिगरेट सुलगाई। अब एक मुसीबत भरे काम में हाथ डाल दिया है तो मुझे उस मुसीबत में से सफलतापूर्वक निकल भी लेने दो, तभी हम अच्छी और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। रूपा ईरानी ने दोनों हाथ अपने नशे से भरे चेहरे पर रगड़े। तुम मुझे कुएं में छलांग मारने को कह रहे हो? मेरे कहने पर छलांग मारने में अब तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुराया। अब क्या हो गया? तुमने मुझे अपना पति माना है। ओके, अब तुम भी कह दो कि तुमने मुझे पत्नी मान लिया है। उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करूंगी। इस बारे में मुझसे झूठ मत बुलवाओ। जब तक तुम नशा नहीं छोड़ोगी तब तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। अजीब सी मुस्कान उभरी रूपा ईरानी के चेहरे पर। अब क्या हुआ? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता
तो अपना काम निकलवाने के लिए मुझे पत्नी कह देता। खैर, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना पति मानकर गलत काम नहीं किया। बोलो, डकैती में मुझसे क्या सहायता चाहते हो? परवेश गोजरा के चेहरे पर गंभीरता उभरी। वो कुछ व्याकुल दिखा। क्या बात है परवेश? कुछ नहीं, परवेश गोजरा कष्ट देते हुए बोला। मैं तुम्हें बताऊंगा तो वो आधा अधूरा रहेगा। यकीनन कोई ना कोई बात बतानी रह जाएगी। बेहतर होगा कि कल दिन में तुम देवराज चौहान से बात कर लेना। वो तुम्हें बता देगा कि क्या करना है, लेकिन बात करते हुए उससे सावधान रहना, वो खतरनाक है। परवेश, रूपा ईरानी कह उठी। देवराज चौहान बेशक कैसा भी है, लेकिन औरतों की इज्जत करना आता है उसे। एक बार मैं उससे मिल चुकी हूँ। वो भली नीयत वाला इंसान लगा मुझे। एक ही बार में पहचान लिया उसे। औरत एक ही नजर में मर्द की नीयत को भांप लेती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मैं शो बिजनेस में हूँ। कदम कदम पर रोज नए नए मर्दों से वास्ता पड़ता है, इसलिए इन बातों को मैं अच्छी तरह जान सकती हूँ। होटल से कितने बजे उस होटल में पहुंच जाती हो? 11 बजे मुझे और यहाँ ठहरी अन्य मॉडल्स को लेने वैन आ जाती है। बढ़िया। सुबह 10 बजे तक देवराज चौहान यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वो तुम्हारा 1 घंटा लेगा। ठीक है। परवेश गोजरा उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? उसे उठते पाकर रूपा ईरानी के होठों से निकला। जाना है। लॉबी में सोहन लाल मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। गोजरा मुस्कुराया। उसे बैठा रहने दो। आज मैं तुम्हें अपने पति के रूप में बेड पर देखना चाहती। बहुत वक्त लग जाएगा। सोहन लाल इतनी देर इंतजार नहीं करेगा और ऊपर आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इन हालातों में हम में से किसी के साथ नजर आओ। इस वक्त हमें सावधानी से चलने की जरूरत है। अजीब बात है, रूपा ईरानी ने मुंह पर आया। अपने पति के साथ भी वक्त नहीं बिता सकती। शादी के बाद ऐसा ही होता है, इसलिए इस काम से फुर्सत पाते ही ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे पास बिताना। बाद में तुम्हारी ड्रग्स की आदत छूट गई, हमने शादी कर ली तो घर के कामों में उलझ जाओगी। वो वक्त तुम्हें अच्छा लगेगा। चलता हूँ। कहने के साथ ही परवेश गोदरा दरवाजे की तरफ बढ़ा। परवेश, वो ठिठका। पलटकर रूपा ईरानी को देखा। इस काम के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, शराफत से जिंदगी बिताओगे। वादा। परवेश गोदरा दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो ठिठक गया। पास ही दीवार के साथ सोहन लाल खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। सोहन लाल मुस्कुराया। तुम? गोदरा के होठों से निकला। मैंने सोचा कि कहीं तुम भीतर ही नींद में न डूब जाओ, इसलिए जगाने आ गया। तभी पीछे से रूपा ईरानी की आवाज आई। कौन है परवेश? परवेश गोदरा बाहर निकला और पीछे से रूपा ईरानी का चेहरा झलका। नमस्कार भाभी जी। सोहन लाल ने शराफत से दोनों हाथ जोड़कर कहा। तो तुमने हमारी बातें सुनी हैं? गोदरा तीखे स्वर में बोला। कैसे कही ये बात? रूपा को तुम भाभी कह रहे हो? भाभी जी कहने तक ही सुना है, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। आओ। सोहन लाल आगे बढ़ गया। परवेश गोदरा और रूपा ईरानी की नजरें मिली। परवेश, रूपा ईरानी ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, अपना ध्यान रखना। गोदरा ने उसका हाथ थपथपाया और सोहन लाल के पीछे पड़ गया। रूपा ईरानी कुछ पलों तक उन्हें जाता देखती रही, फिर दरवाजा बंद कर लिया। सोहन लाल और परवेश गोदरा जब वापस होटल पहुंचे तो आधी रात के 3:30 बज रहे थे। कमल शर्मा दूसरे कमरे में सोया पड़ा था। देवराज चौहान और जगमोहन उनके इंतजार में थे। जगमोहन ने गोदरा के चेहरे पर सामान्य भाव देखे तो समझ गया कि काम ठीक तरह से हो गया। रूपा से बात हो गई है। उसके होटल 10 बजे पहुंच जाना कल। 11 बजे वो वहां से निकल जाती है। परवेश गोदरा ने बैठते हुए कहा। उसे जो समझाना हो समझा देना। ऐतराज न हो तो कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलना। देवराज चौहान का स्वर शांत था। वो कहती है कि जब तुम उससे मिले तो तुम उसे तैयार कर सकते थे अपने काम के लिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक समझी वो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैंने जबरदस्ती नहीं की। डकैती जैसे काम में किसी को जबरदस्ती साथी बनाना गलत है। मौके पर वो घबराहट से गलती भी कर सकता है। तुमने उसे जबरदस्ती तैयार तो नहीं किया? नहीं। सोहन लाल बोला। भाभी जी बहुत प्यार मोहब्बत से तैयार हो गई।
परवेश गोदरा ने उसे घूरा। सोहन लाल ने मुंह फेर लिया। वो मेरी खातिर इस काम के लिए तैयार हुई है, परवेश गोदरा ने गंभीर स्वर में देवराज चौहान से कहा। मैं जानता था कि तुम्हारा कहना वो मान लेगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सुबह होने वाली है, मैं कुछ घंटों की नींद लेना चाहता हूँ, कहते हुए परवेश गोदरा उठ खड़ा हुआ। परवेश गोदरा के जाने के बाद देवराज चौहान ने कहा, वो मॉडल रूपा ईरानी उस दिन इस बात को भांप गई थी कि ये जानते हुए भी कि वो तैयार हो जाएगी, मैंने उस पर साथ काम करने का दबाव नहीं डाला। यानी कि इस बात से स्पष्ट है कि वो समझदार और चालाक है। गोदरा के साथ उसकी अच्छी पटती है। ऐसे लोगों के साथ सावधानी से पेश आना चाहिए और सिर्फ काम की बात करनी चाहिए। वो ड्रग्स लेने की आदी है, सोहन लाल बोला। हमारे काम में ऐसे लोग और भी खतरनाक माने जाते हैं, सोहन लाल, देवराज चौहान बोला। उसे उतना ही डकैती के बारे में बताना है जितनी जरूरत है। ड्रग्स लेने वाले पर डकैती के मामले में ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। दौलत सबका दिमाग खराब कर देती है, और जब दौलत अरबों में हो तो दिमाग के साथ साथ दिल भी बेईमान हो जाता है। वो अकेली नहीं है, उसके साथ गोदरा भी है और गोदरा के साथ कमल शर्मा भी है। जगमोहन और सोहन लाल होठ सिकोड़े देवराज चौहान को देखने लगे। मैंने उनकी बातें सुनी, सोहन लाल बोला। उन्होंने गड़बड़ वाली बात नहीं की। ये तो अच्छी बात है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आने वाले वक्त में सब ठीक रहेगा। कयामत ढा रही थी रूपा ईरानी। बहुत ही अच्छे ढंग से मेकअप कर रखा था। कंधों तक जाते उसके सिर के बाल लहरा रहे थे। शरीर पर सादी कमीज सलवार पहन रखी थी जिसमें वो बहुत जच रही थी। होठों के बीच छिपे सफेद दांत जब चमक मारते तो देखने वाला देखता ही रह जाता। 10:15 बज रहे थे जब देवराज चौहान और परवेश गोदरा होटल में उसके पास पहुंचे। देवराज चौहान पर नजर पड़ते ही पल भर के लिए वो हड़बड़ाई, फिर संभल गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि फिर कभी हमारी मुलाकात होगी, रूपा ईरानी ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। बैठो, बोला परवेश गोदरा, फिर रूपा ईरानी को देखा। तुम भी बैठो, मेरे पास 45 मिनट है, रूपा ईरानी बैठते हुए बोली। 11 बजे वैन ने लेने आ जाना है। हमारी बात 15 मिनट से ज्यादा की नहीं है, देवराज चौहान बोला। रूपा ईरानी ने देवराज चौहान को देखा। क्या करना होगा मुझे, उसने पूछा। आज नुमाइश का 5वां दिन है। कल और परसों 2 दिन और मॉडल्स ने हीरे जेवरातों की नुमाइश करनी है। उसके बाद 8वें, 9वें और 10वें दिन उन सब जेवरातों को उसी हॉल में शीशे के शो केसों में बेचने के लिए रखा जाना है। देवराज चौहान के खामोश होने पर रूपा ईरानी ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने हमारे लिए ऐसे पास का इंतजाम करना है कि हम आखिरी 3 दिन भीतर जा सकें। इंतजाम हो जाएगा। कितने आदमियों के लिए पास चाहिए, रूपा ईरानी ने विश्वास भरे स्वर में पूछा। अभी कुछ तय नहीं है। 6-7 आदमियों का प्रवेश पास तो कम से कम होना चाहिए। आज ही इंतजाम हो जाएगा, कभी भी आकर पास ले सकते हो। मैं ले जाऊंगा, परवेश गोदरा जल्दी से कह उठा। देवराज चौहान ने कमीज में छिपा रखा एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। रूपा ईरानी ने लिफाफे को देखा, फिर देवराज चौहान को। इसमें क्या है? 5 रिवॉल्वरें। रूपा ईरानी के चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे, फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश की। क्या करना है? हॉल में जाते वक्त मॉडल्स के प्रवेश करने का रास्ता स्टेज के पीछे से है। मॉडल की तलाशी नहीं ली जाती हॉल में जाते समय। वहां से सुरक्षा प्रबंधों की ये सबसे कमजोर कड़ी है। तुम ये रिवॉल्वर उस हॉल के भीतर ले जाओगी और वहां के बाथरूम में छिपा दोगी। गहरी सांस लेकर रूपा ईरानी ने आंखें बंद की और फिर खोल दी। बाथरूम में ऐसी कोई जगह नहीं कि 5 रिवॉल्वरों को छिपाया जा सके, उसने कहा। लिफाफे के भीतर पड़ी रिवॉल्वरें पॉलिथीन में पैक हैं, गीली नहीं हो सकती। उस बाथरूम में 5 फ्लश टैंक है, किसी में भी इन रिवॉल्वरों को डालकर वापस ढक्कन लगा सकती हो। देवराज चौहान की नजरें उसके चेहरे पर थी। ये काम करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं, सच में कोई कठिन नहीं। कब करना होगा ये सब? किस दिन डकैती करोगे? तीनों में से किसी एक दिन डकैती का होगा, तय नहीं कि वो कौन सा दिन होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ये रिवॉल्वरें
तुमने आज नहीं डालनी है फ्लश टैंक में, जिस दिन हम कहेंगे उस दिन डालनी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कब डालनी है? रूपा ईरानी ने पूछा। तुम यहाँ से होटल से 11 बजे निकलती हो। हाँ, जिस दिन भी रिवॉल्वर फ्लश टैंक में रखनी होगी उस दिन 11 से पहले तुम्हें फोन कर देंगे। समझ गई। रूपा ईरानी ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कितनों की जान जाएगी इस डकैती में? एक की भी नहीं। बरबसी रूपा ईरानी जहरीले अंदाज में हंसी। देवराज चौहान के चेहरे पर कोई नया भाव न उभरा। परवेश गोदरा बेचैन सा नजर आया। रिवॉल्वर खाली है क्या? रूपा ईरानी के होठों पर मुस्कान थी। नहीं, देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। रिवॉल्वर भरी हुई और कहते हो किसी की जान नहीं जाएगी? अगर डकैती में किसी की जान लेने का इरादा नहीं है तो रिवॉल्वर खाली होनी चाहिए। उसने देवराज चौहान की आंखों में झांका। ये हमारे सोचने की बात है कि रिवॉल्वर खाली हो या भरी, कितनों की जान हमने लेनी है या किसी को भी नहीं मारना, इस बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। तुम जरूरत से ज्यादा इस मामले में अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही हो। जो काम कहा है वो करो, उतना ही सोचो। मैंने कोई खास सवाल तुमसे नहीं पूछा, वो ही पूछा जो सोचो में आया। लेकिन तुम्हारी बात सही है कि मुझे अपने काम तक ही सोचना चाहिए। काम हो जाएगा देवराज चौहान। किसी कारण तुम ये काम नहीं कर सकी तो डकैती नहीं हो सकेगी। देवराज चौहान बोला। तुम्हें पास भी मिल जाएंगे और पांचों रिवॉल्वरें भी फ्लश टैंक तक पहुंच जाएगी। रिवॉल्वरें जिस दिन रखनी हो फोन कर देना, मेरे लिए मामूली काम है। रूपा ईरानी ने विश्वास भरी स्वर में कहा। तभी परवेश गोदरा बोला। इसे बता दो कि इस काम के बदले इसे क्या मिलेगा? देवराज चौहान ने गोदरा को देखा। तुमने नहीं बताया? माल तुमने देना है, मैंने नहीं। तुम बताओ। इस काम के बदले तुम्हें 1 अरब की दौलत मिलेगी। देवराज चौहान ने रूपा ईरानी को देखा। 1 अरब बहुत बड़ी दौलत होती है। रूपा ईरानी सांस लेकर रह गई। कम है क्या? परवेश गोदरा ने पूछा। नहीं, बहुत ज्यादा है। विश्वास नहीं आता कि कभी इतनी बड़ी दौलत मुझे मिल पाएगी। मिलेगी, मिलेगी। विश्वास पर ही दुनिया कायम है। परवेश गोदरा ने कहते हुए देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह रूपा ईरानी पर थी। हर रिवॉल्वर काले कपड़े में लिपटी हुई है जो कि नकाब है, चेहरा ढांपने के लिए। देवराज चौहान ने कहा, इन पैकेटों को खोलने की चेष्टा मत करना क्योंकि वापस पैकिंग ठीक नहीं हो पाएगी और फ्लश टैंक में ये गीली होकर बेकार हो जाएंगी। तुम्हारे दिए सामान में मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगी। रूपा ईरानी ने शांत स्वर में कहा। चलो गोदरा। देवराज चौहान खड़ा हो गया। परवेश गोदरा भी उठा। अगर तुम लोगों ने सफल डकैती कर ली तो मुझे अरब रुपया कैसे मिलेगा? रूपा ईरानी ने पूछा। तुम तक पहुंच जाएगा, देवराज चौहान बोला। इस बात की फिक्र मत करो रूपा। गोदरा कह उठा। मैं इसके साथ ही हूं, ध्यान रखूंगा। रूपा ईरानी ने गंभीर निगाहों से परवेश गोदरा को देखा। परवेश, अपना ध्यान रखना, गंभीर स्वर में बोली वो। परवेश गोदरा ने सिर हिलाया। ये मत सोचो कि देवराज चौहान तुम्हारे साथ है तो तुम सफल होकर ही रहोगे। रूपा ईरानी एक एक शब्द चबाकर कह उठी। ये भी सोच कर रखो कि तुम फंस सकते हो। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है। तुम्हारी सारी उम्र जेल में बीत सकती है। परवेश गोदरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और देवराज चौहान को देखा। मुझे मत देखो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। इसकी बात पर गौर करो, ये ठीक कह रही है। गोदरा की निगाह रूपा ईरानी की तरफ उठी। अब कुछ नहीं हो सकता परवेश। डकैती के मामले में तुम काफी आगे बढ़ चुके हो। पलट पाना संभव नहीं। हो सके तो फंसने वाले मौके के लिए अपने बचने का रास्ता तलाश करके रखो। रूपा ईरानी गंभीर थी। परवेश गोदरा बेचैन सा नजर आया। कैसा रास्ता तैयार रखूं? उसके होठों से निकला। मैं नहीं जानती, मुझसे कहीं ज्यादा तुम इस मामले के हालातों से वाकिफ हो। गोदरा पूर्वता अंदाज में उसे देखता रहा। देवराज चौहान ने गोदरा को इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गोदरा भी चलने को हुआ। अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे पति। रूपा ईरानी का स्वर गंभीर था। गोदरा ने सिर हिलाया और देवराज चौहान के साथ बाहर निकल गया। आज छठा दिन था हीरे जेवरातों की नुमाइश को चलते हुए।
दोपहर का 1 बज रहा था। होटल के कमरे में देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, परवेश गोधरा और कमल शर्मा मौजूद थे। कुछ मिनट पहले ही सब देवराज चौहान के कहने पर इकट्ठे हुए थे। कमल शर्मा खुश था कि रूपा ईरानी से बात हो गई, सब ठीक हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बारी बारी सबको देखा। हम सब इस वक्त डकैती के बारे में बात करने को इकट्ठा हुए हैं। देवराज चौहान बोला, ये डकैती ऐसी नहीं है कि हम सब खामोशी के साथ काम करके निकल जाएं और दूसरों को बाद में पता चले कि डकैती हो गई है। सबकी निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर आ ठहरी थी। मैंने हर तरफ नजर मार ली है। सुरक्षा प्रबंध हमें इस बात की छूट नहीं देते कि हीरे जेवरातों की डकैती हम चुपके से कर सकें। ऐसे में ये डकैती उस वक्त होगी जब हॉल में लोग मौजूद होंगे, खरीदने के लिए जेवरातों को पसंद कर रहे होंगे। उस वक्त हम डकैती करेंगे, अरबों के हीरे जेवरातों पर कब्जा जमाएंगे। 2 पलों के लिए पैना सन्नाटा वहां छा गया। ये भारी खतरे वाला काम है, कमल शर्मा के होठों से निकला। काम ऐसे करें या वैसे करें, खतरा तो है ही। दौलत पाने के लिए खतरे की लागत तो लगानी ही पड़ेगी, देवराज चौहान ने कहा। वरना ऐसी कौन सी डकैती है जो घर बैठे बैठे हो सके। तुमने इस तरह से पहले कभी डकैती की है? परवेश गोधरा ने पूछा। गोधरा के इस सवाल पर जगमोहन मुस्कुराया। चिंता मत कर, सोहनलाल ने व्यंग से कहा। जिस तरह से ये तुम्हारी पहली डकैती है, उसी तरह से डकैती करने का ये ढंग भी हम लोग पहली तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ऐसे बेवकूफी वाले सवाल मत करना। लेकिन डकैती करनी कैसे है? गोधरा परेशानी में कह उठा। कुछ पता तो चले। वही बताने जा रहा हूं। देवराज चौहान गंभीर था। लेकिन तुम यहाँ होने वाली बातें किसी भी कीमत पर रूपा ईरानी से नहीं कहोगे। हमारी बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। हाँ, परवेश गोधरा ने सिर हिलाया। मैं ऐसा ही करूंगा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में डाली। तुम मैडम ईरानी को फोन भी नहीं करोगे, बात मुंह से निकल जाती है, सोहनलाल ने कहा। गोधरा ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया। इस वक्त तो ये लाल किले को ताजमहल कहने को भी तैयार हो जाएगा, जगमोहन बड़बड़ाया। रूपा ईरानी ने हॉल में प्रवेश करने वाले पास लाने हैं, देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा। कल वो पास तुम लेकर आना, गोधरा लेने नहीं जाएगा। गोधरा बेचैन हुआ, परंतु खामोश रहा। मैं कल ले आऊंगा, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान ने पुनः सबको देखा। डकैती की योजना तो मैं बताने जा रहा हूं, परंतु इस योजना में बहुत भारी अड़चन है। पलक झपकते ही डकैती को असफल किया जा सकता है। ये बात तुम में से शायद कोई न सोच सके। कैसी अड़चन? जगमोहन के होठों से निकला। पहले सुन लो कि डकैती पर कैसे काम करना है। अड़चन के बारे में बाद में बात करेंगे। सब देवराज चौहान को देख रहे थे। हमने काम इस तरह करना है कि उस पर गहरी योजना की जरूरत नहीं। मोटे तौर पर हमने उस हॉल के भीतर जाना है जहां जेवरात रखे हैं और उन्हें लेकर बाहर आ जाना है। वहां की सिक्योरिटी, पुलिस और लोगों से कैसे बचाव करना है, ये जानना जरूरी है। गंभीर स्वर में कहते हुए देवराज चौहान बारी बारी सबको देख रहा था। प्रवेश पास के दम पर हम भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और किस दिन हम ये काम करेंगे? कमल शर्मा बोला। हमारे पास 3 दिन है, 8वां, 9वां, 10वां दिन। किसी एक दिन हम दिन तय नहीं किया है। देवराज चौहान ने कमल शर्मा को देखा। लेकिन पहले बताना मैं जरूरी नहीं समझता। हमसे कैसा छिपाना? शर्मा, गोधरा बोला। ये जानने की हमें जरूरत भी क्या है? हम साथ ही तो हैं, जब कहेगा चल देंगे। मैंने यूं ही पूछा था। बीच में मत टोक, व्याकुल सा बोला गोधरा। पहले बात सुन लेने दे कि ये सब काम कैसे होना है। सब चुप हो गए। बोला देवराज चौहान। प्रवेश पास से हम भीतर प्रवेश कर जाएंगे। रूपा ईरानी हथियारों को हॉल के बाथरूम में 5 में से किसी फ्लश टैंक में डाल चुकी होगी, यानी कि भीतर हमें हथियारों की कमी नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर हथियारों को वहां से निकालकर हम हाथों में ले सकते हैं। जब हम हॉल के भीतर प्रवेश करेंगे, उसके ठीक 10 मिनट बाद हॉल के बाहर 100-100 फीट के फासले पर 2 आदमी नजर आएंगे। उनकी पीठों पर थैले होंगे जिसमें बारूद होगा और मुंह पर उन्होंने टेप चिपका रखे होंगे। बारूद?
परवेश गोदरा हड़बड़ाया। मुंह पर टेप चिपके होंगे। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। ऐसा क्यों? कहने को उन थैलों में बारूद होगा, परंतु हकीकत में थैले बेकार के सामान से भरे होंगे। वे दोनों व्यक्ति 45 मिनट तक वहां रहेंगे। 45 मिनट के भीतर ही सारे जेवरात हमने समेटने हैं और वहां से निकल जाना है। जब हम भीतर होंगे तो तब पुलिस के लिए उन दोनों को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी ने हमें घेरने पकड़ने की चालाकी की तो बाहर मौजूद हमारे आदमी थैलों में मौजूद बारूद से विस्फोट कर देंगे, जिससे कि सारा होटल तबाह हो जाएगा। जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। ये सुनकर कम से कम पुलिस वाले तब हमारे खिलाफ कुछ खास नहीं करेंगे। जब तक वे सोच विचार करेंगे तब तक हम अपना काम करके निकल चुके होंगे। पल भर के लिए देवराज चौहान ठिठका। भीतर 3 रिवॉल्वरों के दम पर किन्हीं खास 3 लोगों से रिवॉल्वर लगा देंगे कि अगर हमारे साथ किसी ने चालाकी करने की चेष्टा की तो हम गोलियां चलानी शुरू कर देंगे। ये सब देखकर पुलिस किसी भी कीमत पर गलत हरकत करने की चेष्टा नहीं करेगी और जब हम जेवरातों के साथ वहां से निकलेंगे तो अपने साथ 2 खास लोगों को ले चलेंगे, ये कहकर कि कोई हमारे पीछे ना आए वरना हम इन्हें शूट कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तब कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। अलबत्ता दूसरे ढंग से पुलिस हमें घेरने की चेष्टा करेगी। हमारे चेहरे खुले होंगे, कमल शर्मा बोला। वहां वीडियो कैमरे चल रहे होंगे। हमारे चेहरे कैमरों में कैद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिवॉल्वरों के साथ नकाब भी है नायलॉन की। हरकत में आने से पहले ही नकाब चेहरों पर डाल लिए जाएंगे। देवराज चौहान ने कहा, मैं तुम सबको सिलसिलेवार बताता हूं कि डकैती कैसे करेंगे। बाहर मौजूद दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर टेप क्यों चिपके होंगे? जगमोहन ने पूछा। ताकि कोई उनसे बात न कर सके। वो किसी से बात न कर सके। बातचीत में पुलिस उन दोनों को लापरवाह करके उन पर काबू पा सकती है। तब देख सकती है कि उनके पीठ पर मौजूद थैले खाली हैं। हम मात्र खोखली धमकी दे रहे हैं। टेप उनके मुंह पर लगी होने की वजह ही उन्हें देखने वालों के मस्तिष्क पर खौफ का दबाव भी पड़ेगा। वो जानते हैं कि भीतर तब क्या हो रहा होगा? नहीं, उन्होंने वहां उस स्थिति में 45 मिनट रहना है, फिर निकल जाना है। निकलते वक्त वो पुलिस के हाथों में पड़ जाते हैं तो उनकी गलती होगी। मैंने उन्हें हर बात अच्छी तरह समझा दी है। अब ये उन पर निर्भर होगा कि वो पुलिस से बचकर निकल सकते हैं या नहीं। उन्हें अपने काम के पैसे मिल चुके हैं। तुम सिलसिलेदार बताओ कि ये सब कैसे होगा? परवेश गोदरा ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान खुलासा तौर पर बताने लगा कि डकैती के वक्त कैसे कैसे क्या करना है। सब उसकी बात एक एक शब्द ध्यान से सुनते रहे। देवराज चौहान के खामोश होते ही परेशान सा परवेश गोदरा कह उठा, ये तो तुमने जो भी करने को कहा है वो बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। ये सब करके तो हम सरासर फंस जाएंगे। सबकी नजरों में रहकर माल समेटना और निकलने की सोचना पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले वहां होंगे। प्लेटो सुरक्षा कंपनी के लोग वहां होंगे। वीडियो कैमरे चल रहे होंगे। हमारी हरकतों और हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी। 1500 लोग वहां होंगे और तुम कहते हो कि हम 5 लोग अरबों की डकैती डालने में कामयाब हो जाएंगे, वहां से सुरक्षित निकल भी जाएंगे। कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इतने घटिया ढंग से डकैती डाली जाती है। मालूम होता तो मैं तुमसे बड़ा ही डकैती मास्टर होता। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान आ ठहरी। इसके अलावा एक रास्ता और भी है, जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। वहां चलकर सबसे कह देते हैं कि फला फला दिन हम डकैती डालने आ रहे हैं। कुछ देर के लिए जेवरातों के पास कोई ना रहे। जब हम अरबों के जेवरात लूटकर चले जाएं, तो पुलिस वहां आकर गोलियां चलानी शुरू कर दे कि डकैती हो गई है। तुम मेरी बात को मजाक में क्यों ले रहे हो? परवेश गोदरा ने दांत भींचकर कहा। क्योंकि तुम वाहियात बात कर रहे हो। जगमोहन ने उसे घूरा। डकैतियां ऐसे ही होती हैं, या तो खामोशी से या फिर शोर खराबा डालकर, हथियारों के दम पर, जैसे कि हम करने जा रहे हैं। अरबों की दौलत के सुरक्षा प्रबंध ऐसे हैं कि अगर हम सबके जाने के बाद डकैती करेंगे तो रात को वहां रहने वाले 5 गनमैनों के साथ हमारा टकराव होगा ही होगा। वो मरेंगे या हम, खून खराबा होगा, जबकि हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। इस बात की क्या गारंटी है
कि देवराज चौहान ने जिस ढंग से काम करने को कहा है उस ढंग से खून खराबा नहीं होगा? कमल शर्मा जगमोहन को देखते हुए सोच भरे स्वर में कह उठा, कोई गारंटी नहीं। गारंटी इस बात की भी नहीं कि हम अरबों की डकैती में सफल हो जाएंगे। देवराज चौहान कोई जादूगर नहीं कि यहीं बैठे बिठाए वो सारे जेवरात हमारे पास पहुंच जाएंगे। कुछ भी पाना हो उसके लिए कर्म करना पड़ता है। फल मिलना या न मिलना बात की बात है। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, जिस ढंग से देवराज चौहान ने काम करने को कहा है, अगर उस ढंग में खून खराबा होता है तो वो सामने वाले की गलती से होगा। तब हम सबको वार्निंग दे चुके होंगे कि किसी ने भी कोई हरकत की तो खून खराबे की हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे में जो भी हमारे बीच रास्ते में आएगा सोच समझ कर आएगा। अगर रात को खामोशी से काम किया गया तो तब वार्निंग देना बेमानी होगा। इसके अलावा तब सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाती है। जबकि पब्लिक हॉल के भीतर होगी तो सिक्योरिटी वाले बहुत हद तक लापरवाह होंगे कि ऐसे मौके पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती और उनकी इसी सोच का फायदा उठा ले जाना है 45 मिनट में। परवेश गोदरा सूखे होठों पर जीभ फेर कर कमल शर्मा को देखने लगा। गोदरा साहब, मेरे ख्याल में ये ठीक कह रहे हैं। हम हिम्मत से काम ले तो सफल हो जाएंगे। मैं ये सब नहीं कर सकता। इतने लोगों के सामने रिवॉल्वर निकाल कर सबके सामने अरबों के जेवरातों को ले जाने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए। परवेश गोजरा ने देवराज चौहान को देखा। तब तो मैं घबराहट में अपनी टांगों पर भी शायद न खड़ा रह पाऊं। मुझ में ये सब कर गुजरने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, जगमोहन बोला, तुम यहीं रहना। डकैती के बाद हम तेरे से मिलेंगे और तब तू हमसे लिया वो 1 करोड़ रुपया वापस दे देना। उसके बाद तू अपने रास्ते और मैं। तुम बार बार 1 करोड़ को क्यों बीच में लाते हो? परवेश गोजरा गुस्से से भड़क उठा। वो हराम का है जो उसे भूल जाऊं? जगमोहन ने भी उसी के ढंग में कहा। कुछ पलों के लिए वहां चुप्पी आ ठहरी। गोदरा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, तुम घबरा रहे हो। अगर इतना ही घबराते रहे तो डकैती नहीं कर सकोगे। हम तो वहां से निकल जाएंगे, परंतु ये घबराहट तुम्हें फंसा देगी। क्या करूं मैं? परवेश गोदरा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अपने विचारों को काबू में रखो। जो तुम्हारे भीतर घबराहट भर रहे हैं, जिस ढंग से डकैती करनी है, कहां कहां पर क्या क्या करना है, बता दिया है सब कुछ। उन सब बातों पर गौर करो। इस तरह सोचो कि जैसे तुम कर रहे हो, तब किस तरह वहां से हालातों को संभालना है। 45 मिनट का खेल है। उसके बाद सामने अरबों की दौलत होगी। 10 अरब तुम्हारे हैं। ये बातें तुम्हें हौसला देंगी, तुम्हें जोश भर देंगी। बेटे, जगमोहन होठों ही होठों में बड़बड़ा उठा। 10 अरब तो क्या, तेरे को 10 रुपए नहीं मिलने। हमें ब्लैकमेल करके तू हमारे साथ आ मिला है। काम हो जाने दो, डंडे मारकर दौड़ा दूंगा तेरे को। परवेश गोजरा ने पहलू बदला। वो अपने पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। शर्मा को देखो, देवराज चौहान बोला। वो नहीं घबरा रहा है। इस बात को स्वीकार कर चुका है कि दौलत पाने के लिए खतरों के बीच जाकर तो खड़े होना ही पड़ेगा। देवराज चौहान ने पुनः कहा। शर्मा की बात और है। ये ऐसे उल्टे काम 1-2 बार कर चुका है। परवेश गोजरा खुद को संभालता जा रहा था। मैं अपने को ठीक कर लूंगा। सच में इस वक्त मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बताए ढंग से मैं डकैती कर रहा हूँ। तभी सोहन लाल ने टोका। अपनी मैडम ईरानी को मत बताना कि डकैती कैसे होगी। बात बाहर जाने का मतलब है डकैती का फेल होना। कसम से कसम खाकर कहता हूँ कि यहाँ होने वाली बातें मैं उससे या किसी से भी नहीं कहूंगा। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। तभी कमल शर्मा बोला, एक बात बार बार मेरी सोचों में आ रही है। जो मन में आए वो बात बाहर अवश्य निकालो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, जब हम डकैती करके निकलेंगे तब जरूरी तो नहीं कि हम सब एक साथ ही हों। कमल शर्मा ने उसे देखा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। सच बात तो ये है कि हमें डकैती के बाद वहां से अलग अलग निकलना होगा, ताकि कोई हमारे पीछे आए तो वो हम पर हाथ डालने में कामयाब न हो सके। अपनी सुरक्षा के लिए हम में से किसी ने किसी वरिष्ठ नागरिक को रिवॉल्वर के दम पर अपने साथ रखा होगा और किसी ने किसी को। जब लगेगा कि खतरा नहीं है तो उन्हें रास्ते में उतार दिया जाएगा। यानी कि डकैती होते ही
हम अलग अलग हो जाएंगे। अरबों की कीमत के जेवरात किसी एक के पास होंगे। जुदा होने के बाद हमारी मुलाकात कैसे होगी? जेवरात वहां से लेकर कौन निकलेगा? देवराज चौहान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान मौजूद थी। मैं जानता था कि तुम इसी बात पर आओगे। देवराज चौहान ने कमल शर्मा को देखा। तुम्हारा सवाल सही भी है। डकैती के बाद बिखर गए तो हमें कहाँ मिलना है? अरबों के जेवरात लेकर कहाँ पहुंचना है? जहां पहुंचना है वो जगह मैंने चुन रखी है, परंतु उसके बारे में किसी को बताया नहीं है और अभी बताऊंगा भी नहीं। जब डकैती का माल लेकर निकलना होगा तभी उस जगह के बारे में बताऊंगा। डकैती की दौलत जेवरात लेकर जगमोहन सबसे पहले निकलेगा। उसके साथ तुम दोनों में से कोई एक होगा। देवराज चौहान ने शर्मा और गोदरा को देखा। हम दोनों में से एक? गोदरा के होठों से निकला। हाँ, और जो बचेगा वो मिनट भर बाद सोहन लाल के साथ बाहर निकलेगा। सुरक्षा के मद्देनजर किसी व्यक्ति को गन के निशाने पर रखा होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तुम सबके बाद में निकलोगे? जगमोहन बोला। लेकिन जहां पहुंचना है वहां का पता पहले बता देने में क्या हर्ज है? गोदरा बोला। हर्ज ये है कि कोई पुलिस के हाथों में पड़ गया तो उस पते के बारे में मुंह खोल सकता है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इस पर भी डकैती के बाद मेरी बताई जगह पर हमारी वहां मुलाकात न हुई तो मुलाकात करने के लिए हर रोज 7 दिन तक दोपहर के 12 बजे मरीन ड्राइव के ठीक ऊपर पुल पर आधे घंटे के लिए आएगा। यानी कि वो जगह हमारी मुलाकात का सेंटर पॉइंट होगा। अगर किसी वजह से हम अलग हो गए तो ये बात मुझे जची। गोदरा ने सिर हिलाया। क्या मैं विश्वास करूं कि डकैती के बाद बेशकीमती जेवरातों को लेकर किसी के मन में बेईमानी नहीं आएगी? शर्मा बोला। चिंता मत कर, जगमोहन बोला। तुम्हारा हिस्सा तो मैं मदर डेयरी दूध में धोकर दूंगा। मेरा वादा है ये। मैं जिससे वादा कर लेता हूँ वो मेरे वादे को हमेशा याद रखता है। कमल शर्मा ने सहमति से सिर हिलाया। ये सब बातें तो हुई। देवराज चौहान ने कहा, डकैती कैसे करनी है जान लिया है तुमने। साथ साथ अब ये भी सोचते रहो कि किसी वजह से डकैती उस हॉल में ही फेल हो गई तो पुलिस ने वहीं हमें गिरफ्तार कर लेना है। जितने चांसेस डकैती सफल होने के हैं उतने ही इस बात के हैं। लेकिन गड़बड़ होगी कैसे? गोदरा के होठों से निकला। वहां पर ज्यादा संख्या में लोग मौजूद होंगे। उनमें से कई ऐसे भी बहादुर हो सकते हैं जो रिवॉल्वरों की परवाह न करके हमसे मुकाबला करने पर आमादा हो जाए। ऐसे कामों में, ऐसे वक्त में अक्सर ऐसी मुसीबतें भी खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हर तरफ के हालातों पर सोच समझकर चलना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान सब पर नजर मारता हुआ बोला। योजना को बेहतर करने की कोई राय देना चाहे तो बेशक दे सकता है। जो 2 व्यक्ति पीठ पर नकली बारूद के थैले लिए मौजूद होंगे वो जानते होंगे कि भीतर क्या हो रहा है? जगमोहन ने पूछा। मैंने तो उन्हें नहीं बताया, लेकिन वो इतने बेवकूफ नहीं होंगे। ये जानकर कि भीतर इतनी बड़ी डकैती हो रही है वो गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें काम की कम कीमत मिल रही है, जबकि वो डकैती करने वालों का साथ दे रहे हैं, बाहरी हालातों को संभाल रहे हैं। क्या गड़बड़ कर सकेंगे वे? तब वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि पुलिस को कुछ बता सके। वो जानते होंगे कि पुलिस के पास जाने से वो बच नहीं सकेंगे। पुलिस उन्हें ही पकड़ लेगी। वो चुप ही रहेंगे। इस पर भी उन्होंने कोई गड़बड़ करने की चेष्टा की तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मामले का असली सिरा तो हमारे ही हाथों में होगा। 2 पलों के लिए उनके बीच चुप्पी रही। तभी जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, तुमने कहा था कि सिर्फ एक बात सारी योजना को फेल कर सकती है। हाँ। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। क्या बात? सबकी निगाह देवराज पर आ ठहरी। तुमने कहा था कि पलक झपकते ही डकैती को असफल किया जा सकता है। यही कहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? सोहन लाल के माथे पर बल नजर आने लगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, उस दौरान अगर इंस्पेक्टर वानखेड़े वहां आ गया, जो कि आ भी सकता है, तो वो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। वानखेड़े? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। सोहन लाल ने बेचैनी से पहलू बदला। गोदरा और शर्मा की नजरें मिली। ये कैसे संभव है कि इंस्पेक्टर वानखेड़े उस वक्त वहां आया तो हमारी डकैती असफल हो जाएगी? जगमोहन बोला। ये मेरी समझ में जरा भी नहीं आई।
मैंने पहले ही कहा था कि इस बात को कोई सोच भी नहीं सकता। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा, वानखेड़े मेरे काम करने के ढंग को जानता है। वो जानता है कि डकैती के दौरान दौलत के लिए मैं किसी की जान नहीं लूंगा। जितनी अच्छी तरह मैं इस बात को विश्वास के साथ जानता हूँ, उतनी ही अच्छी तरह वानखेड़े इस बात से वाकिफ है। ऐसे में वो ठीक वक्त पर वहां आ गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चुप्पी सी छा गई वहां। मिनट भर की खामोशी के बाद जगमोहन बोला, वानखेड़े इस हीरे जेवरातों की प्रदर्शनी में दिलचस्पी ले रहा है। वो उस हॉल का वो फेरा भी लगा चुका है। उसने शायद प्लेटो सुरक्षा कंपनी के मालिक विवेक बंसल को फोन करके तुम्हारे बारे में सतर्क रहने को भी कहा होगा। ऐसे में वो कभी भी वहां आ सकता है। नहीं आए तो भी बड़ी बात नहीं। तभी कमल शर्मा कह उठा, तुम डकैती के दौरान दौलत पाने के वास्ते किसी की जान नहीं लेते, ये जुदा बात है। लेकिन तुम्हारे साथ हम भी तो है, हम शूट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये बात तो काम के दौरान मैं या मेरे साथियों में कोई फर्क नहीं होता, देवराज चौहान ने कहा। अपनी जान पर आ बने तो जुदा बात है, वरना थोड़ी सी बात पर कोई किसी की जान नहीं लेगा। इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। कोई भी खामखा किसी की जान नहीं लेगा। किसी पर काबू पाना हो तो उसके टांग पर गोली चलाई जा सकती है। ये क्या बात हुई? गोदरा के होठों से निकला। डकैतियां करता हूं मैं, दौलत हासिल करने के लिए मासूमों की जान नहीं लेता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, कोई अड़चन बने तो उसे घायल किया जा सकता है। मेरे साथ काम करना है तो मेरे ढंग से चलना होगा। गोदरा या शर्मा फिर कुछ नहीं बोले। अगर वानखेड़े उस वक्त वहां पहुंच गया तो फौरन समझ जाएगा कि जो दो आदमी मुंह बांधे पीठों पर थैलों को बांधे मौजूद हैं, वो बोगस है। थैलों में बारूद नहीं है, ये खोखली धमकी है। कोई जरूरी तो नहीं कि डकैती के दौरान वानखेड़े वहां आए, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बिल्कुल जरूरी नहीं, देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। लेकिन आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम पुलिस के फंदे में फंस सकते हैं। काम इस ढंग से करना है कि किसी के आने का डर मन में न रहे। जगमोहन ने पहलू बदला। सोहन लाल उठा और कश लेते हुए टहलने लगा। मन में कोई शंका हो तो उसे ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। आंखें बंद करके डकैती जैसा काम नहीं किया जाता। सोहन लाल ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। क्या कहना चाहते हो? कुछ देर के लिए वानखेड़े का आजाद रहना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसे कैद करोगे? जगमोहन चौंका। हाँ, कुछ देर के लिए उसे बंधक बनाकर रखना होगा। जगमोहन और सोहन लाल की नजरें मिली। शर्मा, ये तो नई मुसीबत शुरू हो गई, गोदरा के होठों से निकला। इस मामले में देवराज चौहान इससे बेहतर जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं, कमल शर्मा ने सोच भरे स्वर में कहा। वानखेड़े पर हाथ डालना आसान काम नहीं है, जगमोहन बोला। मैं जानता हूं, लेकिन ये काम भी अब हमारी डकैती का हिस्सा बन गया है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर सख्त से स्वर में कह उठा। जैसे भी हो, ये काम तो करना ही है। वानखेड़े को कैसे फंसाएंगे? जगमोहन व्याकुल हो उठा। कहाँ रखेंगे उसे कैद में? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं जहां उसे कैद में रखा जा सके। हमारे पास वक्त नहीं कि वानखेड़े पर पूरी तरह ध्यान दिया जाए। हमें डकैती पर ध्यान देना है। वानखेड़े पर हाथ डालना मामूली काम नहीं। जो इसके लिए किसी से बात करनी पड़ेगी। वानखेड़े पर हम हाथ डालेंगे और रखेगा कोई दूसरा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। इस काम में नोट काम करेंगे। वो कैसे? मैं बताता हूं तुम सबको वानखेड़े के मामले में कैसे काम करना है। ये काम आज या कल तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके साथ ही देवराज चौहान बताने लगा। प्लेटो सुरक्षा कंपनी के मालिक विवेक ने मेजर खन्ना और प्रशांत यादव पर निगाह मारी। खार के 9वें रास्ते स्थित अपने ऑफिस में मौजूद थे। मेरे ख्याल से हीरे जेवरातों की सुरक्षा के प्रबंध इससे ज्यादा बेहतर नहीं किया जा सकते। विवेक बंसल ने राय लेने वाली निगाहों से दोनों को देखा। आखिर 3 दिन जेवरातों को बेचने के लिए हॉल में रखा जाएगा। तब खुद ब खुद ही सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां खरीदारों के तौर पर और भी लोग होंगे। मैं कब से कह रहा हूं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई भी जेवरातों पर हाथ मारने में सफल नहीं हो सकता, मेजर खन्ना विश्वास भरे स्वर में कह उठा।
सब ठीक रहेगा, प्रशांत यादव कह उठा। सर, रात 12 बजे जब प्रदर्शनी बंद होगी, तब इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि कोई जेवरातों पर हाथ साफ करने के लिए हॉल में घुसने की कोशिश करे। लेकिन बाहर मौजूद सिक्योरिटी बहुत टाइट है। भीतर 5 गनमैन मौजूद होंगे। कंट्रोल रूम में मौजूद सिक्योरिटी वाले वीडियो कैमरों के जरिए हॉल में नजर रख रहे होंगे। मेरा मतलब है कि कोई भी जेवरातों तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, मेजर खन्ना ने कहना चाहा। फोन की बेल हुई। विवेक बंसल ने रिसीवर उठाया। हेलो, विवेक बंसल। वानखेड़े था दूसरी तरफ। जी हाँ, आप? इंस्पेक्टर वानखेड़े। ओह, वानखेड़े साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं पहचान सका। विवेक बंसल के होठों पर मुस्कान उभरी। एक ही बार आपसे बात हुई थी, लेकिन आज के बाद आपकी आवाज पहचान लूंगा। कोई बात नहीं। हीरे जेवरातों की सिक्योरिटी के बारे में तसल्ली है तुम्हारी? जी हाँ, सब कुछ ठीक है। देवराज चौहान ने वहां कुछ करने की कोशिश की तो सफल नहीं हो सकेगा। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। मैंने तो तुम्हें देवराज चौहान के प्रति सतर्क किया था। सर, मैंने आपकी बात को पूरी तरह ध्यान में रखा है। गुड, फोन रखता हूँ। क्या आपके पास कोई खबर है कि देवराज चौहान कुछ करेगा? नहीं, मैंने पहले और अब सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही बात की है। इसके साथ ही लाइन कट गई। वानखेड़े ने रिसीवर रखा। चेहरे पर सामान्य भाव थे। कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर शाहिद खान ने मुस्कुराकर उसे देखा और हाथ में पकड़ा पेन खुली फाइल पर रखता हुआ कह उठा। सर, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार आप देवराज चौहान में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? उसके बारे में कोई खबर नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी। शाहिद, वानखेड़े मुस्कुराया। सुनने में आ रहा है कि उस हॉल में 30 अरब के हीरे जेवरात एक साथ मौजूद होंगे। देवराज चौहान ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो देश से बाहर हुआ तो जुदा बात है। सिक्योरिटी बहुत सख्त है वहां। शाहिद खान बोला। तुम ठीक से नहीं जानते देवराज चौहान को। वानखेड़े सिगरेट सुलगाते हुए कह उठा। मैंने उसकी आदतों में ये बात नोट की है कि वो दौलत के लिए कम और मजे के लिए डकैती ज्यादा करता है। ऐसी जगह डकैती करने में वो ज्यादा दिलचस्पी लेता है जहां सिक्योरिटी टाइट हो, सामान तक पहुंचने का रास्ता न हो। शाहिद खान की निगाह देवराज चौहान पर थी। जरूरी नहीं कि वो जेवरातों पर हाथ डाले, फिर भी सोचना और सावधानी से काम लेना हमारी ड्यूटी में आता है। क्योंकि देवराज चौहान की फाइल मेरे पास है, तो मुझे हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। इतनी बड़ी रकम देवराज चौहान की दिलचस्पी का कारण बन सकती है। इसलिए मैंने विवेक बंसल को सतर्क कर दिया। सर, एक बार देवराज चौहान हाथ में आ जाए तो? हाथ में वो आ चुका है। 2 बार मैं उसे गिरफ्तार भी कर चुका हूँ, लेकिन वो निकल भागा। उसका कहना है कि मैं उसे जेल में नहीं रख सकता और मैं उसे जेल में कैद रखकर दिखाऊंगा। वानखेड़े द्रुण स्वर में कह उठा। कानून तोड़ता है, मुजरिम है वो। उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। आप तो कई बार उसकी तारीफ करते हैं। हाँ शाहिद, देवराज चौहान कई बातों में तारीफ के काबिल है। वानखेड़े ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा। कुछ दिन पहले ही उसने मेरे लिए कानून और देश के भले के लिए छोटा भाई को शूट करके उससे नोट छापने वाली सरकारी प्लेटें हासिल करके मुझे लौटाई। लेकिन वो कानून तोड़ता है। उससे आम जनता को तकलीफ नहीं होती। खामखा किसी की जान नहीं लेता। दौलत पाने के लिए खून नहीं करता। उसके हाथों अधिकतर वो ही मरते हैं जो कानून के लिए सिरदर्द होते हैं, या वो जो उसके साथ हेरा फेरी, धोखाधड़ी, गलत काम करते हैं। उसे दौलत की ही तरह किसी इंसान के बारे में मालूम हो जाए कि उसकी हरकत देश को गंभीर नुकसान दे रही है या वो देश का गद्दार है, तो वो उसे नहीं छोड़ता। इंस्पेक्टर शाहिद खान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। आप तो उसके हक की बात कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं। वानखेड़े गंभीर था। अगर कभी वो गिरफ्तार होकर अदालत पहुंचता है तो क्या इन बातों का जिक्र करेंगे आप? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। अदालत में हर बात सच कहूंगा। देवराज चौहान की एक एक डकैती के बारे में बताऊंगा। उसकी बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में बताऊंगा। अदालत को देवराज चौहान के बारे में बताना मेरा काम है। ये देखना अदालत का काम है कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। अजीब बात है सर, पुलिस का काम है अपराधी को कानून से सजा दिलवाना, अदालत से सजा दिलवाना।
ऐसे में पुलिस अपराधी को बुरा से बुरा बनाकर पेश करती है और आप अदालत में देवराज चौहान की तारीफ के बारे में गलत कह रहे हो। मैं किसी की तारीफ नहीं करता। अदालत में शपथ लेकर सच बोलना हमारा काम है। किसी की बुराइयों का हम गुणगान करते हैं तो उसकी अच्छाइयों का जिक्र करते हुए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वानखेड़े शांत स्वर में कह रहा था। कुछ बार ऐसा हो चुका है कि मैं कानून के लिए देवराज चौहान को पकड़ना चाहता था, उसके पीछे था। ये सब जानते हुए भी देवराज चौहान ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। इस बारे में क्या कहोगे कि वो पागल है? इंस्पेक्टर शाहिद खान उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। देवराज चौहान दौलत के लिए कानून तोड़ता है और भी कई वजहों के लिए कानून तोड़ता है, लेकिन इंसानियत है उसमें। किसी की जान की कीमत जानता है वो। पुलिस की वर्दी की भी इज्जत करना आता है उसे। वो तभी फोन की बेल बजी। हेलो, शाहिद खान ने रिसीवर उठाया। इंस्पेक्टर शाहिद खान दिस साइड। इंस्पेक्टर वानखेड़े से बात करनी है। परवेश गोदरा की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। कई जगह फोन लगाया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आपका नंबर दिया कि वानखेड़े साहब आपके पास हो सकते हैं। इंस्पेक्टर शाहिद खान की निगाह वानखेड़े की तरफ उठी। आप कौन हैं? जनता का सेवक समझ लीजिए। इंस्पेक्टर शाहिद खान के होठ से कुड़े। जनता के सेवक का कोई नाम तो होगा। वानखेड़े की निगाह शाहिद खान पर जा टिकी। सेवक की सेवा देखिए, नाम का क्या करना है? इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब से कहां बात हो सकेगी? बहुत जरूरी बात है, उनके काम की है। मेरे से बात करके उन्हें मजा आ जाएगा। यही है, लो बात करो। कहने के साथ ही शाहिद खान ने वानखेड़े की तरफ रिसीवर किया। कोई आपसे बात करने के लिए जगह जगह फोन कर रहा है। मेरे ख्याल में उसके पास कोई खास खबर है। वानखेड़े ने रिसीवर लिया। कौन हो तुम? कौन साहब है? गोदरा का संभला हुआ शांत स्वर कानों में पड़ा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ जनाब, कई जगह फोन किया, आखिरकार जवाब मिला कि है तो आप पुलिस हेडक्वार्टर में ही, लेकिन कहां ये मालूम नहीं। फिर ये नंबर दिया कि शायद आप यहाँ। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाम पते से आपको क्या लेना देना? फिर भी काम हो जाने के बाद नाम पता भी बता दूंगा और आप चाहेंगे तो हमारी छोटी सी मुलाकात भी हो सकती है। क्या कहना चाहते हो? पहले तो पूछना चाहता हूँ कि किसी बड़ी घटना को रोकने या नामी अपराधी को पकड़वाने में पुलिस इनाम देती है क्या? क्यों नहीं, ऐसा कुछ हो तो जरूर इनाम देती है। तुम कहना क्या चाहते हो? इनाम एडवांस में मिल सकता है क्या? वानखेड़े समझ गया कि दूसरी तरफ जो भी है संभल कर इससे बात करनी होगी। तुम इनाम की फिक्र मत करो। मैं? जनाब, मुझे तो इनाम की फिक्र है, तभी आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की। आप ये बताइए कि कितना इनाम मिलेगा? पूरी नहीं तो आधा ही, एडवांस में अवश्य चाहिए। जब तक तुम बताओगे नहीं कि मामला क्या है, इनाम की बात कैसे तय हो पाएगी? वानखेड़े के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। हाँ, ये बात तो आपकी भी ठीक है। परवेश गोदरा का स्वर कानों में पड़ रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात मुंह से निकली और पराई हो गई। इनाम की रकम आप हजम कर गए तो मेरा क्या होगा? मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा नहीं होगा। तुम एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हो। हाँ साहब, किसी ने ये तो बताया था कि आप ईमानदार हैं। लाइन पर चुप्पी छा गई। बता रहे हो? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप पर भरोसा करके बता देता हूँ। इनाम की रकम डूबी तो सबको बता दूंगा कि वो आप खा गए। वानखेड़े ने अपने गुस्से को दबाकर सब्र से काम लिया। मुझ पर भरोसा रखो। तुम कुछ बताने जा रहे थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जरा ये बताइए कि किसी होटल में हीरे जेवरात रखे जा रहे हैं। वानखेड़े चौंका। हीरे जेवरात? उसके होठों से निकला। हाँ, किसी होटल में रखे जा रहे हैं क्या? ठीक कहा तुमने। वानखेड़े ने खुद को संभाला। बहुत कीमती है वो? हाँ, उन पर डकैती पड़ने वाली है। डकैती? हक्का पक्का रह गया वानखेड़े। जी हाँ, तभी तो मैंने आपको फोन किया। किसी ने बताया कि आप देवराज चौहान को पकड़ना चाहते। देवराज चौहान? सख्ती में रह गया वानखेड़े। जी हाँ, तभी तो मैंने आपको फोन किया। किसी ने बताया कि आप देवराज चौहान को पकड़ना चाहते हैं। देवराज चौहान?
वानखेड़े फौरन खड़ा हो गया। वो ही तो डकैती करेगा, तभी तो आपको फोन किया। कि तुम्हें कैसे पता चला ये सब? अंदर की बात है इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ फोन पर ही सुनेंगे क्या? बीच में कोई सुन लेगा, तब मेरे इनाम की रकम। मुझसे मिलो। कहाँ मिलोगे? पुलिस वालों से मिलने में मुझे डर लगता है, मैं शरीफ बंदा हूँ। शरीफों के साथ पुलिस शराफत से पेश आती है। तुम्हें इनाम लेना है ना? हाँ, क्यों नहीं, तभी तो। बोलो, कहाँ मिल रहे हो मुझसे? मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। परवेश गोदरा की आवाज नहीं आई। हम दोनों का मिलना जरूरी है, वानखेड़े अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आप माटुंगा के दूसरे चौराहे के पास की पार्किंग में मिले। 3 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा वहां। लेकिन 3 घंटे बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? आपकी शादी हो गई? क्या मतलब? आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, तभी तो आप समझ नहीं सकेंगे मेरी हालत। वो दरअसल क्या है कि मेरी बीवी ने एक बार मुझे पड़ोस की औरत के साथ कहीं देख लिया था। बस तब से तो उसने मेरे आने जाने का ब्यौरा बना रखा है कि मैं किधर जाता हूँ, क्यों गया, किससे मिला। फालतू में मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। कोई काम ना हो तो कहती है सामने बैठ जाओ और खुद सब्जी काटती रहेगी। क्या कहूँ अपनी हालत के बारे में? आपसे मिलने आना है तो अभी से बहाना मारकर कोशिश शुरू करूंगा तो 3 घंटे बाद माटुंगा पहुंच सकूंगा। वानखेड़े ने वॉल क्लॉक पर निगाह मारी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। 5 बजे मिलोगे वहां? अगर ना सके तो? इंस्पेक्टर साहब, इनाम का मामला है, पहुंचूंगा क्यों नहीं। जरूरत पड़ी तो बीवी को भी साथ लेता आऊंगा। एक बात। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आजकल हाथ जरा तंग चल रहा है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए लेते आइएगा। इनाम की रकम मिलते ही वापस कर दूंगा। इतना तो विश्वास होगा ही आपको मुझ पर। गोदरा की दांत फाड़ती आवाज कानों में पड़ी। 1000 रुपया लेता आऊंगा। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, 3 घंटे बाद मिलेंगे माटुंगा की पार्किंग में। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया था। वानखेड़े ने रिसीवर रखा। चेहरे पर सोच के भाव थे। इंस्पेक्टर शाहिद खान की निगाह वानखेड़े पर थी। क्या मामला है सर? आप डकैती और देवराज चौहान की बात कर रहे थे, शाहिद खान ने पूछा। वानखेड़े ने शाहिद खान को देखा, फिर होठ सिकोड़े कह उठा। कुछ घंटे बाद बात करना, सब बताऊंगा। मेरा ख्याल ठीक निकला। शायद देवराज चौहान हीरे जेवरातों की डकैती करने के फेर में है। ओह! देवराज चौहान ने एक एक करके 100 की 10 कड्डियां टेबल पर रख दी। 3 दिन के लिए एक आदमी को कमरे में बंद रखने की ये कीमत कम नहीं है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ये 8 बाई 10 का छोटा सा कमरा था, जिसमें दम घुटने का एहसास बराबर हो रहा था। कमरे का दरवाजा लकड़ी का पुराने किस्म का था। बंद करने के लिए सांकल लटक रही थी। छत लाल पत्थर की सिल्लियों की थी। ये जगह जाने कितनी पहले बनी थी। धारावी का इलाका था ये। तंग छोटी गलियों में से गुजरकर इस नंबर के मकान को ढूंढते यहाँ पहुंचा था। वर्ली के एक दारू खाने से यहाँ का पता मालूम हुआ था देवराज चौहान को कि इस पते पर मदन लाल नाम का आदमी मिलेगा। वो दादागिरी वाले काम करता है। देवराज चौहान यहाँ पहुंचा। मदन लाल मिला। बात हुई। देवराज चौहान ने कहा कि एक आदमी को 3 दिन के लिए कैद रखना है। उसने फौरन हाँ कही। 50,000 रुपए मांगे तो उसके सामने लाख रुपए रख दिया गया। 50 बरस का मदन लाल हैरान सा हुआ। मैंने 50,000 कहा था और तुमने 1 लाख। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाकी के 50,000 हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। क्या मतलब? जिसे कैद में रखना है वो पुलिस वाला है। ये सुनकर तुम भाव बढ़ाओ, मैंने पहले ही रकम डबल कर दी। पुलिस वाला? वो चौंका। हाँ, चक्कर क्या है? अगर तुम मुफ्त में काम कर दोगे तो चक्कर बता देता हूँ। देवराज चौहान को गहरी निगाहों से मदन लाल देखने लगा। तुमने अपने बारे में नहीं बताया, मदन लाल ने एकाएक कहा। तेरे को लाख रुपए अच्छे नहीं लग रहे? किसी दूसरे के पास जाऊं क्या? तुम्हारा काम हो जाएगा। एकाएक मदन लाल मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और रुख उसकी तरफ कर दिया। मदन लाल का चेहरा फक हुआ। ये अब मैं तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा हूं। ऐसा करना मुझे जरूरी लगा क्योंकि तुम्हारी नीयत लाख रुपए की तरफ ज्यादा है और जो काम मैंने कहा है उस पर ध्यान कम है। ऐसी बात नहीं।
मदन लाल ने कहना चाहा। ऐसी बात नहीं है, तो फिर भी जान ले, मैं देवराज चौहान हूँ। पुलिस से लेकर तुम जैसे लोग और अखबार पढ़ने वाले मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि तुम देवराज चौहान? वो चौंका। हाँ, डकैती मास्टर? हाँ। मदन लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और सीधा होकर बैठ गया। सच कह रहे हो कि तुम? कहीं से पुरानी नई अखबार ढूंढ ढांढ के मेरी छपी तस्वीर देख लेना। आगे सुन, एक पुलिस वाले को तूने 3 दिन अपने पास रखना है, सख्त पहरा, बाहर की हवा भी उसे न मिले। उसके बाद उसे छोड़ देना है। मारपीट नहीं होनी चाहिए, खाना पीना वक्त पर उसे मिले। इस बारे में उनकी कोई शिकायत मेरे पास न आए। समझ गया? उसने दाएं बाएं सिर हिलाया। इस काम के लिए लाख रुपया कम है तो बोल, और दे देता हूँ। वह बहुत है देवराज चौहान। देवराज चौहान हाथ में दबे रिवॉल्वर हिलाता हुआ बोला। हम में जो बात तय हुई है, सब कुछ वैसा ही हो, वरना सब कुछ वैसे ही होगा। तुम तो अपने भाई निकले। ये बताओ, शिकार कहाँ है? शिकार तुम्हें आज मिल जाएगा। इस काम में विश्वास के बंदे साथ देना, वरना चिंता मत करो, तुम्हारा काम कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वापस जेब में रखी। उठो, मेरे साथ चलो। अपने आदमियों को कहां से? बगल की गली में ही है। मदन लाल ने उठते हुए टेबल पर पड़ी गड्डियां संभाल ली। अभी उन्हें लाया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसा तुम ठीक समझो। गड्डियों को उठाकर वो पुरानी सी अलमारी में रखता हुआ बोला। मामूली सा काम है ये। पहले बता देते कि तुम देवराज चौहान हो तो कसम से एक पैसा भी ना लेता। और अब क्यों ले रहे हो? वापस लौटा दो गड्डियां। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। माया ना आए तो कोई बात नहीं आती। माया को लौटाना मेरी माँ कहती थी, अच्छा शगुन नहीं होता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।